और माहौल ख़राब करवाने के लिए अगर आप इस तरह का व्यवस्था बंगाल में जो तारकेश्वर मठ में ममता बनर्जी ने किया आप भाई, तो उस पर क्या कहेंगे? उसमें भी मुस्लिम अध्यक्ष है, तो अब उसका देखिए, उसका हम जब तक जानकारी पूरा नहीं ले लेंगे हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम वैसे लोगों में से नहीं है कि बिना जानकारी के हम चर्चा छेड़छाड़ किया जा रहा है। सभी को पता है कि संविधान की धारा 14, 15, 16, 29, 30 और 44 में ये व्यवस्था है कि जिसका जो धार्मिक आस्था है उसके अनुसार वो अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें ये जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ऐसा आप लोग के बीच में प्रचारित किया जाता है कि मुसलमान हड़प लिया है, ये मुसलमानों का मामला नहीं है। ये मामला संवैधानिक व्यवस्था का है भाई। संवैधानिक सुन लीजिए ना, वो कह रही है कि आपका जितना भी जायदाद है, संविधान की व्यवस्था पर चलने वाले लोग ऐसे एजेंडा की राजनीति को चलने नहीं देंगे। ये गैर मुस्लिम जो लोग आएंगे इससे भी दिक्कत होगी क्या? देखिए, हम कहते हैं मंदिर ट्रस्ट है, अब मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को रख दीजिएगा तो बंगाल का एग्जांपल है। सुनिए ना, बंगाल और बिहार का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है। वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन होने वाला है या जो होगा उसमें अब पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गया है। विपक्ष को क्या इससे दिक्कत हो रही है हम जानते हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद से, एजाज जी क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है संविधान का जो व्यवस्था है उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सभी को पता है कि संविधान की धारा 14, 15, 16, 29, 30 और 44 में ये व्यवस्था है कि जिसका जो धार्मिक आस्था है उसके अनुसार वो अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन सरकार वक्फ कानून संशोधन के नाम पर जिस तरह से पूरे वक्फ सिस्टम को बदलना चाहती है, वक्फ के व्यवस्था को बदलना चाहती है, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो परसेप्शन वो खड़ा कर रही है कि हम महिलाओं को सम्मान देने के प्रति इस तरह का ही रखते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय में मुस्लिम महिलाओं के संबंध में क्या कहा था? सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाली। आप एक तरफ मुस्लिम महिलाओं का अपमान करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हम उनको हक और अधिकार देना चाहते हैं। दोहरी राजनीति जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम और हिंदू का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि वक्फ बोर्ड किसके अधीन चल रहा है। सबको पता है कि बिहार से लेकर केंद्र तक वक्फ बोर्ड का जो गठन होता है उसमें राज्य सरकार की भूमिका होती है, केंद्र सरकार की भूमिका होती है। जो मेंबर पहले नामित किए जाते हैं, बिहार वक्फ बोर्ड के जो मेंबर नामित किए गए वो एनडीए के शासनकाल में एनडीए के लोगों ने नामित किया और आज जनता दल यू के चेयरमैन हैं। तो ये जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ऐसा आप लोग के बीच में प्रचारित किया जाता है कि मुसलमान हड़प लिया है, ये मुसलमानों का मामला नहीं है। ये मामला संवैधानिक व्यवस्था का है भाई। संवैधानिक सुन लीजिए ना, वो कह रही है कि आपका जितना भी जायदाद है, जमीन जायदाद है, उसको डिजिटल कर देंगे। सुनिए ना भाई, वो जो बोलना चाह रही है वो काम नहीं होने वाला है, वो दूसरा चीज़ करना चाहती है और वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। सुन लीजिए ना, सबसे पहले तो जो वक्फ ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, तो वक्फ ट्राइब्यूनल भी सरकार के स्तर से बनाया जाता है और जो उसमें वक्फ ट्राइब्यूनल के न्यायाधीश होते हैं वो सरकार के स्तर से मनोनीत किए जाते हैं। तो सब कुछ सरकार के स्तर से होता है, तो इसमें मुसलमानों की बात कहाँ से आ गई? ये राजनीति का जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा करना चाहती है ये चलने वाला नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को ये एक बात पता है कि जो जातीय जनगणना के मामले पर केंद्र सरकार घिर चुकी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है। और सुन लीजिए ना, और सुनिए भाई, सुन लीजिए ना, और सुन लीजिए ना, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इनके जो उद्योगपति साथी हैं उनको नोटिस चला गया है महाराष्ट्र के वक्फ न्यायाधिकरण की ओर से कि आप जो अपना मकान बनाए हुए हैं, जो महल खड़ा किए हुए हैं, वो महल वक्फ की संपत्ति है। जैसे ही नोटिस मिला वो बेचैन हो गए
और बेचैन होने के बाद उनके आका को जब पता चला तो वो भी बेचैन हो गए हैं और उसको बचाने के लिए ये नया खेल खेला शुरू अब किया कहें गया। कि एक इंसान को भाई बचाने के सुन लिए- लीजिए ना, एक इंसान का मामला नहीं है, और भी है मामला। जैसे सरकार का जो सोच है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसमें है कि हम वक्फ की संपत्ति को ज़िला अधिकारी के माध्यम से हाँ। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिना किसी और के अनुमति के जब चाहे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो सरकार को जब लगेगी, भाजपा को जब लगेगी कि हम एजेंडे की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो डिस्प्यूटेड वक्फ के संपत्ति हैं उसको अपने अनुसार ये डिस्प्यूटेड बना करके भी अपने अधीन ले लेगी कि ये डिस्प्यूटेड मामला है। सरकार पहले डिसीजन हो जाएगा ना, भाई आपका सुन लीजिए जितना ना, जमीन कोई है उसको तो पहले कर दिया जाएगा। भाई हमारा जो ज़मीन है हाँ। ये किसी का मिल्कियत नहीं है, ये हमारा जो पारिवारिक लोग किसान में मिला हुआ हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, वो अपने जो पैतृक संपत्ति है उसमें से पुण्य के लिए कुछ जमीन वो दान करते हैं अल्लाह के नाम पर। और जब तक वो दान मतलब दुनिया कायम है तब तक वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। उनके परिवार के लोग भी चाहेंगे कि उस संपत्ति को हम अपने नाम कर लें या नाम हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। ये समझने की आवश्यकता है। और जिस तरह से परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें 9,40,000 जो एकड़ ज़मीन है उस पर इनका ध्यान है। चूँकि 18 लाख एकड़ ज़मीन सेना का, 12 लाख एकड़ ज़मीन रेलवे का, तीसरा में आप तो इसमें सेना के ज़मीन को इन्होंने अपने जो उद्योगपति मित्र है उसको औने पौने दान दे दिया। जो रेलवे का ज़मीन है वो भी देने का कार्य कर रहे हैं। तो वक्फ की भी जमीन भाई बेचने का प्लान है। वक्फ की संपत्ति पर वो एकाधिकार चाहते हैं ताकि वो मनमानी कर सकें। वो कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति का उपयोग नहीं हो रहा है। भाई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान उपयोग का चीज़ नहीं है, तो आप उसको कहते हैं कि उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप कब्रिस्तान की ज़मीन को समतल बना करके उस पर अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। आप जो मदरसा है उस मदरसा को अपने अधीन ले करके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लोगों के माध्यम से खड़ा करना चाहते हैं। जो मस्जिद डिस्प्यूटेड है और जिस पर वर्शिप एक्ट लग चुका है कि जो 1947 के बाद की स्थिति की थी और 1991 में बाबरी मस्जिद को छोड़ करके सभी पर जिसका जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो उसी धर्म के अनुसार स्ट्रक्चर बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर देंगे तो ये ज़मीन का ही एकाधिकार जब ले लेंगे तो कहेंगे कि ज़मीन ही उनका नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। बड़ा साजिश है, अब बड़ी राजनीति है। ये समझ में जब आएगा जब समाज के अंदर, देखिए ये जेपीसी में जो ले गए ना, इनको भी पता था कि अगर हम इसको पास करा देंगे तो लागू होने से दूर रहा, कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर आंदोलन होगा और जो समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि इनसे संभलने नहीं संभलेगा। तो इसीलिए इसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल करके अपनी राजनीतिक एजेंडे को सेट किया। और इसमें जनता दल यू एक्सपोज हो गया। जनता दल यू बड़ा चर्चा किया करते थे लोग कि नीतीश कुमार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं चल सकता है, लेकिन आज नीतीश कुमार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सबसे अगर किसी ने मजबूती प्रदान किया है तो ललन सिंह ने प्रदान किया है। और ललन सिंह ने स्पष्ट रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जनता दल यू के विचारों को विलीन कर दिया, इससे समझ में आता है कि एक बड़े खेल में जनता दल यू भी शामिल है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति अगर विपक्षी दल सचेत नहीं होते और आज जो वर्तमान में स्थिति, अगर ये स्थिति नहीं हुआ होता तो ये देश की स्थिति और परिस्थिति को कहाँ पहुँचा दिए होते, ये सब लोग को पता है। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार जितना भी काला कानून लाती है, जितना भी इस तरह का कानून लाती है जो ज़मीन से संबंधित होता है, जैसे आपने देखा होगा किसानों के लिए 3 काला कानून लाया गया, ये उद्योगपति मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। जब किसानों ने समझ लिया
तो इनको अंततः वापस लेना पड़ा। और जब किसान आंदोलन में थे तो इन्होंने किन किन लफ्ज़ों से उनको अलंकृत किया, खलिस्तानी, अलगाववादी, परजीवी, आंदोलनजीवी, कौन कौन भाषा नहीं इस्तेमाल किए। तो ये जनता और जनता के द्वारा जब मुद्दे समझ लिए जाते हैं और जब मुद्दे पर लोग खड़े हो जाते हैं तो उसको बदनाम करने का भी कार्य करते हैं। ये आंदोलन का, ये बिल के आंदोलन का रूप लेगी? देखिए, हम लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समाज के धार्मिक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को और उसके मिल्कियत को अगर छीनने का काम कीजिएगा, आप अपने ही पर लीजिए न। अगर आपके परिवार का जो पैतृक संपत्ति है, अगर दूसरा कोई उसमें ज़रा सा भी आगे पीछे कर देता है तो आप बर्दाश्त करते हैं क्या? तो इसी तरह का मामला है। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोग एक्सपोज हो चुके हैं और जनता भी इनको समझ चुकी है। ये एजेंडा की जो राजनीति करना चाहते हैं, अब देश में संविधान और संविधान की व्यवस्था पर चलने वाले लोग ऐसे एजेंडा की राजनीति को चलने नहीं देंगे। ये गैर मुस्लिम जो लोग आएंगे, इससे भी दिक्कत होगी क्या? देखिए, हम कहते हैं मंदिर ट्रस्ट है। अब मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को रख दीजिएगा तो बंगाल का एग्जाम्पल है, सुन लीजिए, सुनिए ना, बंगाल और बिहार का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर है देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है, देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव है, उसका अगर आप कदर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो माहौल ख़राब होगा, और माहौल ख़राब करवाने के लिए अगर आप इस तरह का व्यवस्था तो बंगाल में जो तारकेश्वर मठ में ममता बनर्जी ने किया, आप तो उस पर क्या कहेंगे? उसमें भी मुस्लिम अध्यक्ष है। तो अब उसका देखिए, उसका हम जब तक जानकारी पूरा नहीं ले लेंगे हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम वैसे लोगों में से नहीं है कि बिना जानकारी के हम चर्चा कर दें। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए, कल केंद्र की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया और आज बिहार सरकार की ओर से जो मठ और मंदिर है उसको रजिस्ट्रेशन कराने का और उसको कहीं ना कहीं डीएम के एक अधिकार में देने की बात हुई। जबकि सबको पता है कि जो भी मठ और मंदिर है वो धार्मिक न्यास ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है और सब धार्मिक न्यास में रजिस्टर्ड है। तो आप फिर क्यों नया चीज़ कर रहे हैं? इसका मतलब है धार्मिक उन्माद फैलाना। इसका मतलब है कि देश के अंदर इनको जनता और जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है, देश के नौजवानों के नौकरी और रोज़गार से मतलब नहीं है। देश के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है और जिस तरह से ये विपक्षी दलों को साधने की भी कार्रवाई की है, तब भी विपक्षी दलों की एकता के कारण जो मजबूत विपक्ष आज देश में देखने को मिल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और इनकी राजनीति का मकसद हिंदू भी समझ चुके हैं, मुसलमान भी समझ चुके हैं, SC ST के लोग भी समझ चुके हैं, OBC के लोग भी समझ चुके हैं। ये जातीय जनगणना की जब बात हुई तब इन्होंने इस तरह का मामला लाया ताकि मामला पर लोगों का ध्यान भटक जाए। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। तो एजाज अहमद जी ने साफ बताया कि वक्फ बोर्ड के जरिए कैसे नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया भाजपा को और कैसे एक्सपोज वो हो गए हैं। और इशारों में इन्होंने ये भी कह दिया कि बिल जो है कभी भी आंदोलन का रूप ले सकती है कि अगर आप किसी का ज़मीन को में 1 इंच भी अगर घुस जाते हैं तो आप उस पर बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वक्फ बोर्ड कैसे बर्दाश्त करेगा। आप और भी आगे की खबरें से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे थे प्रेस जागरण। मैं धन्यवाद।